नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता है कि आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, इसीलिए आपने बहुत सारी तैयारियां भी शुरू कर दी होगी। आपने अपनी पढ़ाई शुरू की होगी। सभी चैप्टरों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते होंगे। मुझे आशा है कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलो, आज मैं भी आपको अब एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए फिर से यानी कि पहले चैप्टर से लेकर शुरुआत करवाती हूँ। यानी कि सभी चैप्टरों का हम पुनरावर्तन करेंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 से 4 तक का अभ्यास वापिस करेंगे। चैप्टर 1 क्या है? यातायात। चैप्टर 2 गिनती। चैप्टर 3 नन्ना मुन्ना राई हूँ कविता। और चौथा चैप्टर है सोच अपनी अपनी। बच्चों, पहले बात करते हैं यातायात की। यातायात यानी क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो साधन है उसे यातायात कहा जाता है। यातायात के बहुत सारे साधन हैं। हमने बात की थी कि पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? पैदल चलकर जाते थे। फिर उन्हें पशुओं का इस्तेमाल किया था, यानी कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन सभी का आविष्कार किया। धीरे धीरे आज बहुत सारे यातायात के साधन हो गए हैं। आसमान में चलने वाले, सड़क पर चलने वाले और पानी में चलने वाले। ज्यादातर सड़क मार्ग के साधनों का इस्तेमाल होता है। अब बात करेंगे सड़क मार्ग पर कौन कौन से साधन चलते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, रिक्शो, मोटर कार के सारे साधन हैं वो सड़क मार्ग के साधन हैं। इसमें रेलवे भी आ जाता है। अब बात करें आसमान में चलने वाले साधन की, तो प्लेन, हेलीकॉप्टर, इन सभी का इस्तेमाल होता है। और पानी में चलने वाले साधन की बात करें तो यस, नाव, स्टीमर, ये सारे साधनों का इस्तेमाल होता है। बच्चों, जब हम इन साधनों का इस्तेमाल करते तो आप बताइए ये साधन किससे चलते होंगे? ऐसे ही चलते होंगे? नहीं, इन साधनों में पेट्रोल, डीजल या गैस लगता है। इन सभी चीजों के डालने के बाद ही ये यातायात के साधन चल सकते हैं। हमें भी अपने शरीर को चलाने के लिए खुराक की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? यस, उसी प्रकार इस यातायात के साधनों को चलने के लिए भी खुराक की जरूरत पड़ती है। और उसका खुराक है पेट्रोल, डीजल और गैस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दो पहिए वाले साधन कौन से हैं। आप कहेंगे बहुत आसान है इसका आंसर। साइकिल, फिर मोटरसाइकिल। ठीक है, और तीन पहियों वाले साधन कौन से हैं? रिक्शो, है कि नहीं? ओके, चार पहिए वाले साधनों के नाम बताइए। मोटर कार। और 4 से अधिक पहिए वाले साधन की बात करें तो यस, कौन सी चीज आएगी? बस, ट्रक, ठीक है, ट्रेन। इन सभी में बहुत सारे पहिए लगते हैं। बच्चों, अब बात करेंगे, उसमें एक चित्र भी दिया गया है। किसका चित्र दिया गया है? बाग का। बाग में बहुत सारे फूल होते हैं और फूल अलग अलग रंग के और अलग अलग खुशबू के होते हैं। ओके, अब मेरा एक सवाल है,
बताइए, पीले रंग का फूल कौन कौन सा होता है? यस, गेंदा और सूरजमुखी। सूर्य की ओर देखकर खिलने वाला फूल कौन सा है? आप बताएंगे सूरजमुखी। ठीक है, अब बात करते हैं फूलों का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो फूलों का इस्तेमाल माला में, मंदिर पर भगवान के सिर पर, फिर किसी की मृत्यु हो जाने पर, शादियों में, ये सारी जगह पर फूलों का इस्तेमाल होता है। फूल अलग अलग रंग के भी होते हैं और उसकी खुशबुएं भी अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने यातायात के बारे में चर्चा की कि कौन कौन से साधन हैं, किस तरह से चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम गिनती की। चैप्टर नंबर 2, गिनती यानी क्या बताइए? गिनती यानी कि गणना। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 50 तक गिनती का अभ्यास किया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन सभी अंकों की लिखावट भी अलग होती है और उसको शब्द में भी अलग तरह से लिखा जाता है। जैसे कि गुजराती में આપણે કહીએ एक, उसको हिंदी में भी एक बोलते हैं और इंग्लिश में उसे 1 कहा जाता है। लेकिन अंकों का फर्क होता है। जैसे कि गुजराती में एक इसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है। यानी कि अंक और शब्दों की लिखावट अलग अलग होती है। लेकिन हिंदी के अंकों भी जानना इतना जरूरी है। तो आप 1 से 50 तक की गिनती का अच्छे से अभ्यास करना। ठीक है, अब हम 10 से आगे बढ़ते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। तो बच्चों, आपको यह गिनती अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि एग्जाम में गिनती को भी पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि उसे अंकों में कैसे लिखते हैं और शब्दों में किस तरह लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी कि हमारी तीसरी इकाई, नन्ना मुन्ना राई हूँ। यहाँ पर एक छोटे से बालक ने अपनी जो मनोकामना है उसे व्यक्त किया है। वो चाहता है कि वो देश का सिपाही है और बड़ा होकर अच्छे अच्छे काम करने वाला है। देखते हैं क्या कहता है। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यानी कि वो अपने साथ जय हिंद का नारा बोलने के लिए कहता है। बालक बहुत छोटा है लेकिन क्या कहता है कि वो देश का सिपाही है और क्या कहता है कि नन्ना मुन्ना राई, राई यानी कि मुसाफिर। यहाँ हम सब मुसाफिर हैं। एक दिन तो हमें यहाँ से चले ही जाना है, लेकिन यदि हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो ये सारा संसार हमें याद रखेगा। चलो देखते हैं नन्ना राई क्या कहता है।
कि धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां। और वह रास्ते पर निडर होकर चलने की बात करता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, मैं तो अपना सीना तान के चलूंगा। मुझे किसी का डर या खौफ नहीं है, मैं तो निडर होकर चलूंगा और धूप में पसीना बहूंगा, यानी कि कड़ी मेहनत करूंगा। यदि वो खेत में कड़ी मेहनत करेगा तो खेत हरियाली से भर जाएगा, यानी कि अच्छी अच्छी फसल पैदा होगी। फिर क्या कहता है कि देखो, एक तो वो छोटा है लेकिन अपने इरादे बुलंद रखता है, बड़ी बात करता है कि कभी मैं डरने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी कठिनाइयां मेरे सामने क्यों ना आए, मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच कर ही रहूंगा। और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद ही मैं शांति का अनुभव करूंगा, यानी कि दम लूंगा, श्वास लूंगा। उससे पहले मैं अपनी उड़ान है या अपने विचारों को है वह रोकने वाला नहीं हूँ। मैं अपने कार्य तक पहुंचने के बाद ही शांति का अनुभव करूंगा। फिर क्या कहता है कि मैं बड़ा होकर देश का आधार बनूंगा और पूरी दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, यानी कि मैं इतना अच्छा कार्य करूंगा कि सारा संसार, ये सारी दुनिया मुझे याद रखे। बच्चों, मैंने आपको यह समझाया था कि हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, फिर हम छोटे ही क्यों ना हो। हम स्वच्छता कर सकते हैं, हम सही बोल सकते हैं, सही रास्ते पर चल सकते हैं, कूड़ा कूड़ेदान पर ही डाल सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे काम कर कर भी हम अच्छा नाम कर सकते हैं। आप छोटे हुए तो क्या हुआ, यदि आप चाहे तो भी अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चा कह रहा है, यानी कि नन्हा मुन्ना कह रहा है कि बड़ा होकर मैं देश का सहारा बनूंगा और दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। वो क्या कह रहा है कि छोटे छोटे काम कर कर मैं बड़ा होकर भी बड़ा होकर देश का सहारा बनना चाहता हूँ, यानी कि उसका आधार बनना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे कि देश का सहारा कैसे बनेगा। अभी मैंने बताया कि अच्छे अच्छे कार्यों से हम देश की सहायता कर सकते हैं। फिर चाहे वो स्वच्छता से लेकर बहुत सारे काम है, हम स्वच्छता कर सकते हैं, हम पानी का बचाव कर सकते हैं, हम वृक्षों को काटने से रोक सकते हैं। ये सारे सारे अच्छे काम हैं। दूसरों की सहायता करना, इन सारे कामों से हम इस देश की सहायता कर सकते हैं। फिर आप बड़े होकर या डॉक्टर बनते या वकील बनते या अध्यापक यानी कि शिक्षक बनते, तो आप अपने इस फील्ड में भी अच्छे कार्य कर कर दूसरों का सहारा बनेंगे और दूसरा का सहारा बनने के साथ साथ आप देश का भी वैसे ही सहारा बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नन्हा मुन्ना कर रहा है कि मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। तारा बनना यानी कि प्यारा बनना। यहाँ पर बच्चा ये चाहता है कि वो अच्छे अच्छे काम कर कर दुनिया में अपना नाम कमाएगा और सबका लाडला बन जाएगा। फिर बोल रहा है कि तिरंगा में लहराऊंगा ऊंचा, यानी कि अपने तिरंगों को मैं हमेशा ऊंचाई रखूंगा। अच्छे कार्य करेगा तो देश की शान वैसे भी बढ़ने वाली है, यानी कि मैं अपने तिरंगा का मान बढ़ाऊंगा, उसकी शान बढ़ाऊंगा और आगे ही आगे बढ़ूंगा। जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं चैन की सांस लेने वाला नहीं हूँ। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। क्या कह रहा है कि मेरा जो देश है वो शांति की नगरी है और मैं सभी को प्यार भरा व्यवहार सिखाने वाला हूँ। चलन यानी कि व्यवहार, मैं पूरे संसार को प्यार भरा चलन सिखाऊंगा, यानी कि प्यार से रहने का व्यवहार सिखाऊंगा। दुनिया में कभी गिरने नहीं दूंगा बम, आगे आगे बढ़ाऊंगा कदम। ये जो बुरे इरादे वाले लोग हैं,
जो ये सोचते हैं कि वह इस संसार को नुकसान पहुंचाएंगे या ये नशीले और गंदे इरादे से यहाँ पर देश में अराजकता फैलाएंगे, तो मैं उसको रोकूंगा, यानी कि कहीं पर भी बम नहीं गिरने दूंगा और आगे ही आगे कदम बढ़ाऊंगा। मेरे रहते हुए यहाँ पर पापी भी जन्म नहीं ले पाएंगे, यानी कि दुष्ट कर्म करने वालों को मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा। देखो, छोटा है लेकिन इरादे कितने बुलंद हैं। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। चलो बच्चों, ये बात हुई इकाई नंबर 3 की। अब बात करते हैं इकाई नंबर 4। सोच अपनी अपनी। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। यहाँ प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का चित्र है। पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। गांव के लोग अपने अपने काम की ओर निकल पड़े हैं। बहुत सारे घर हैं। घर के पीछे नारियल के पेड़ है। एक मंदिर है, उस पर ध्वजा दिखाई दे रही है। कुत्ता रास्ते पर खड़ा है। फिर किसान अपने खेत की ओर खेती करने जा रहा है। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां लेकर चराने जा रहा है। उसके पास लाठी है। ठीक है, तो बच्चों, आप इन चारों इकाइयों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आप इन चारों इकाइयों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अपनी पेपर स्टाइल की तरफ इसका रिवीजन वापस करते हैं। आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी कि आपकी एग्जाम जो गूगल फॉर्म में 40 मार्क की ली जाने वाली है, वो किस तरह ली जाएगी, किस तरह के प्रश्न होंगे। तो चलो, आप सभी का ध्यान इस तरफ। प्रश्न पहला होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए, यानी कि एमसीक्यू। यहाँ पर मैंने सभी 3-3 उदाहरण लिए हैं, लेकिन आपका जो पहला प्रश्न होगा उसमें 10 विकल्प होंगे। आपको सही विकल्प चुनना है, उसके बाद ही टिक करना है। ठीक है, देखिए, साइकिल के कितने पहिए होते हैं? जिसका जवाब है 2, यानी कि बी। आपको बी के सामने टिक करना है। ठीक है, मोटरसाइकिल किसके द्वारा चलती है? यानी जो हमारा स्कूटर है वो किसके द्वारा चलता है? पेट्रोल। जिसका जवाब है ए। तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। 11 को अंक में किस तरह लिखते हैं? बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि दीदी ने किस प्रकार प्रश्न लिए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस एग्जाम में आपको किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको किस तरह तैयारी करनी है। तो 11 को अंकों में इस तरह लिखा जाता है। इसका जवाब है डी। तो आपको डी के सामने टिक करना है। अब आता है प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित वाक्यांश सही है या गलत बताइए। इसमें तो 2 ही ऑप्शन होगा, या तो वाक्य सही होगा या तो वाक्य गलत होगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, सोच समझ कर ही आपको आंसर का चुनाव करना है और उसके सामने टिक लगाना है। नन्हा राई रास्ते पर निडर होकर चलेगा। यह वाक्य सही है, तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। सूरज निकलने पर पक्षी सो जाते हैं। क्या सूरज निकलने पर पक्षी सोते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत जवाब है, यानी कि ये वाक्य गलत है। तो आपको गलत, यानी कि बी के सामने टिक लगाना है। व्यापारी टोपियां बेचने जा रहा था। आपको वो स्टोरी यानी कि कहानी याद है ना, टोपी वाले की, व्यापारी वाले की। क्या बेचने जा रहा था? टोपिया। याद आया कि नहीं? यस, इसका जवाब है सही।
तो आपको फिर से ए के सामने टिक लगाना है। ठीक है, चलो अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोष्टक में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कोष्टक में पहले ही सारे रिक्त स्थानों के उत्तर दे दिए होंगे। आपको सारी रिक्त स्थान अच्छे से पढ़नी है और ऊपर जो विकल्प दिए गए हैं उसका ध्यान से चुनाव करना है। उसके बाद ही आपको आंसर टिक करना है। देखिए, आप आकाश में खाली जगह उड़ रहे हैं तो उसका जवाब है पक्षी, यानी कि विकल्प सी। तो आपको सी के सामने टिक लगाना है। ठीक है, हवाई जहाज खाली जगह पर चलता है, कहाँ चलता है? आसमान में, यानी कि उसका उत्तर है ए। तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। राही का अर्थ क्या होता है? यानी कि राही शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? मुसाफिर, यानी कि इसका उत्तर है बी। तो आपको यहाँ पर बी के सामने टिक लगाना है। समझ में आया? वैसे आप सोच रहे होंगे कि विकल्प तो ऊपर दे दिए गए आंसर, लेकिन लिखे कैसे? आपको लिखना नहीं है, आपको तो सही उत्तर का चुनाव करके उसके सामने टिक लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे का प्रश्न। ए का बी से मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको ए और बी दोनों दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। चलो देखते हैं, ये क्या लिखा है मैंने? 31। तो यहाँ पर आएगा, यानी कि 10वीं में बी आएगा। फिर 11वीं में क्या लिखा है मैंने? 42। तो ए आएगा। और 12 में मैंने क्या लिखा है? 6, उसके सामने ही है सी। अब देखिए ये कौन से विकल्प में आता है? चलो बच्चों, आप देख सकते हैं कि 10वीं में क्या आएगा? 31, यानी कि बी। चलो कहाँ पर है? यहाँ पर। ओके, 10 के सामने बी, 11 के सामने ए और 12 के सामने सी, यानी कि हमारा ये जो विकल्प सी है वह सही आंसर है। तो आपको सी के सामने टिक लगाना है। बच्चों, यहाँ पर तो मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं। मैं बता दूं कि आपको 10 विकल्प पूछे जाएंगे। ये जो सही वाक्यांश है वो 8 पूछे जाएंगे। ये रिक्त स्थान भी 8 पूछी जाएगी, लेकिन 4-4 के झुंड में होगी, 2 बार पूछी जाएगी। ठीक है, पहले 4 रिक्त स्थान होगी, उसके बाद 4 रिक्त स्थान होगी। उसी प्रकार ये जो मिलान है वो भी 3-3 पूछे जाएंगे, 2 पार्ट में, एक पार्ट में 3 और दूसरे पार्ट में 3। फिर एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी कि वो भी एक एमसीक्यू के रूप में होंगे, वो 4 होंगे। उसके बाद होगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो भी 4 पूछे जाएंगे। इस प्रकार 40 मार्क का पेपर होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पर ये चारों 4 इकाई है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यह पेपर स्टाइल भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। इस टास्क के बाद आपको एक पेपर स्टाइल के रूप में एक पेपर सॉल्यूशन दिए जाएगा, यानी कि आपको वो पेपर है वो पूरा करना है। होगी तो वर्कशीट, लेकिन प्रैक्टिस पेपर होगा। वो प्रैक्टिस पेपर आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। उसके आंसर भी दिए गए होंगे। आप अच्छे से लर्न कीजिए और अच्छे हैंडराइटिंग के साथ अपनी रफ बुक में कॉपी कीजिए। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।